साथियों नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान द सॉल्यूशन। आई एम डॉक्टर अशोक विजय और आज से मैं यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 के लिए संपूर्ण रिवीजन की महामैराथन की क्लास प्रारंभ कर रहा हूं। और महामैराथन आपके संपूर्ण जो जीके जीएस और स्टैटिक जीके की क्लास है उनकी महामैराथन क्लासेस होंगी। और ये सबसे पहले हिस्ट्री की मैराथन क्लास है। हिस्ट्री आप जानते हैं दो पार्ट में है, एक तो हिस्ट्री की क्लास है और दूसरा INM है, इंडियन नेशनल मूवमेंट की। तो 5-5 नंबर की, तो 5 नंबर की ये क्लास होगी, 5 की ये, इसके लिए अलग वीडियो इसके बाद एक दिन बाद वीडियो आपको मिल जाएगी। तो ये हिस्ट्री की महामैराथन क्लास है और अकॉर्डिंग टू द सिलेबस है, जिस तरह सिलेबस में चीज़ें दी गई हैं उसी तरह से है। तो बहुत ही ध्यान से पूरी वीडियो को देखिएगा। इसमें से बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो कि आपको परीक्षा में मिल सकते हैं। हिस्ट्री और INM ये दो क्लास है। INM की 5 नंबर की क्लास ये अगली क्लास होगी। तो आइए प्रारंभ करते हैं। आज हिस्ट्री की क्लास पहली मैराथन क्लास है और बहुत ही विश्वास के साथ, धैर्य के साथ पूरी वीडियो देखिए, बहुत ही लाभकारी होगी। क्योंकि आपकी परीक्षा अब मात्र 15 दिन बची है, तो इन 15 दिनों में मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये बड़ी प्रॉफिटेबल साबित होगी यदि इसको आप देख पाएंगे, ध्यान से देख लेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, उपनिषद निम्न में से किसकी व्याख्या करते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग डज द उपनिषद्स एक्सप्लेन? अब ये उपनिषद किसकी व्याख्या करते हैं? क्या आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था की, आर्यंस पॉलिटिकल सिस्टम की, या आर्यों के कानून व्यवस्था की, लॉ एंड ऑर्डर की, आर्यों के दर्शन और सिद्धांतों की, आर्यंस फिलॉसफी एंड प्रिंसिपल्स की, या आर्यों के सामाजिक व्यवस्था की, आर्यन सोशल सिस्टम की? तो देखिए, उपनिषद की जब बात आएगी तो हमेशा याद रखिए ये दर्शन और सिद्धांतों की बात करेंगे। उपनिषदों में भारतीय दर्शन समाहित है, तो आर्यों के दर्शन और सिद्धांतों की बात होगी उपनिषद में। ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट आंसर, फिलॉसफी एंड प्रिंसिपल ऑफ आर्यंस। ऑप्शन नंबर C सही है पहले प्रश्न का। देखिए, प्रश्न आपने एक पढ़ा, उसके बाद आप ये जो उत्तर देखें, जो व्याख्याएं देखेंगे, हमारी जो क्लासेस हैं उनकी व्याख्याएं बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। आप एक प्रश्न के एवज में कई प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे, इसलिए बहुत ही ध्यान से इन्हें देखिएगा। तो आर्यों के दर्शन जो फिलॉसफी है, आर्यंस फिलॉसफी प्रिंसिपल्स, उसकी व्याख्या करते हैं उपनिषद। देखिए, उपनिषद को वेदांत कहा जाता है क्योंकि वेदों के अंत में, वेदों के निचोड़ के रूप में ये बनाए गए उपनिषद, इसलिए इन्हें वेदांत कहा जाता है। तो जब कभी वेदांत लिखा रहे तो उसको आप उपनिषद ही समझिए। और इनकी संख्या 108 है। देखिए, संख्या तो इनकी 108 है, लेकिन मुख्य उपनिषद मात्र 11 हैं। उसके बाद और भी उपनिषद हैं, उन्हें अलग अलग चीज़ें दी गई हैं, लेकिन मुख्य उपनिषद 11 हैं। जैसे मुंडकोपनिषद है, कठोपनिषद है। तो इस तरह से उपनिषद हैं। उपनिषद भारत के अनेक दार्शनिकों, ऋषि मुनियों के अनेक वर्षों के गंभीर चिंतन और मनन का परिणाम है। ये ज्ञानमार्गी रचनाएं हैं जो आर्यों के दर्शन और सिद्धांतों का वर्णन करती हैं। यही आपके प्रश्न का उत्तर था। वेदों की बात करें तो जो 4 वेद हैं, ये उपनिषद उन्हीं से संबंधित होते हैं। अब 4 वेदों की यदि बात करेंगे तो ऋग्वेद में स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं हैं और ईश्वर की महिमा का बखान किया गया है। सामवेद में संगीत स्तोत्र हैं। संगीत का प्रारंभ सामवेद से माना जाता है। यजुर्वेद यज्ञ का वेद है, तो यज्ञ विधियां एवं कर्मकांड की बात की गई है। बलिदान की विधियों की बात की गई है। अथर्ववेद जो है यह औषधि से संबंधित है। जादू, टोना, मंत्र, तंत्र, वशीकरण, इन सारे मंत्रों से संबंधित है अथर्ववेद। तो आपने देखा, ये जो पॉइंट्स देख रहे हैं, ये पॉइंट्स जो है वो प्रश्न है जो कभी न कभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, खास तौर से पेट परीक्षा में आए हुए हैं, इसलिए इनके आने की पूरी संभावना है। तो बहुत ही ध्यान से इन्हें आप देखते जाइए। तो यदि आपको ठीक लग रहा हो, ये व्याख्याएं आपको अब आपके काम की लग रही हों, तो समाधान द सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और
इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा। दूसरा प्रश्न बड़ा ही लोकप्रिय प्रश्न है किसी भी आयोग का। गायत्री मंत्र का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? कितनी ही बार ये प्रश्न आया हुआ है किसी भी परीक्षा में। इन विच टेक्स्ट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ गायत्री मंत्र फाउंड? तो गायत्री मंत्र ऑप्शन नंबर ए सही है, ऋग्वेद में ही मिलता है। आइए देखते हैं आगे। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र, देखिए इतने पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। गायत्री मंत्र का वर्णन ऋग्वेद के तृतीय मंडल में मिलता है। कई बार अंदर डीप पूछ रहा है आजकल टेट में, तो मंडल पूछ लेता है, तो तीसरे मंडल में है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं आप जानते हैं, तो इस जो 10 मंडल हैं इनमें से तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन मिलता है। यह सवित्री या सूर्यदेव को समर्पित है और इसके रचयिता विश्वामित्र हैं। विश्व के समस्त इतिहासकार ऋग्वेद को विश्व की प्राचीनतम रचना मानते हैं, क्योंकि इस ऋग्वेद से प्राचीन और कोई पूरे पृथ्वी पर रचना मिली नहीं है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। इनमें देवी देवताओं की स्तुति की गई है और सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, प्राचीनतम वेद है, और सबसे नवीन जो है अथर्ववेद है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इस तरह से इनके जो है कालानुक्रम आता है इनका। वेद कुल 4 हैं, पुराणों की संख्या 18 है, वेदांग 6 हैं और उपनिषद 108 हैं। वेदांग जो है ये शिक्षा, साहित्य, निरुक्त, व्याकरण, कल्प, ज्योतिष, ये 6 व्याकरण होते हैं। तो वेदांग होते हैं, ये वेदों के अंग होते हैं। इन्हीं के माध्यम से हम वेदों में जो चीज़ें लिखी गई हैं उनकी सही व्याख्या कर पाते हैं, तो याद रखिएगा। वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी, इसलिए सरस्वती नदी जो थी ये नदी वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी मानी जाती हैं। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार वर्णन आया है, यमुना का 3 बार और सर्वाधिक बार जो है सिंधु का वर्णन आया है। सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी, लेकिन सबसे ज़्यादा वर्णन जो आया है वो सिंधु का आया है। चारों वर्णों का उल्लेख की बात करें, देखिए ये प्रश्न आते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों वर्णों का उल्लेख है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का। सत्यमेव जयते, ये दोनों चीज़ें बहुत आती हैं, तो मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, ये जो शब्दांश लिया गया है ये है बृहदारण्यक उपनिषद से। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो आप देख रहे हैं ये व्याख्याएं आपको मिल रही थी। कम से कम 15 से 20 क्वेश्चंस के आंसर आपको एक प्रश्न में मिल रहे हैं, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तीसरा प्रश्न है, बुद्ध के जीवन की कौन सी घटना महाभिनिष्क्रमण के रूप में जानी जाती है? विच इवेंट ऑफ बुद्धाज लाइफ इज नोन एज महाभिनिष्क्रमण? बुद्ध का जन्म, बुद्ध का गृह त्याग, बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति और बुद्ध का देहावसान। निष्क्रमण माने निकलना, तो निकलना यानी त्याग, गृह का त्याग। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बुद्ध का गृह त्याग है महाभिनिष्क्रमण, और महापरिनिर्वाण देहावसान होता है। और बुद्ध का जो गृह त्याग है इसको महाभिनिष्क्रमण, निष्क्रमण माने निकलना होता है, तो ये याद रखिएगा, गृह त्याग। बी सही है। देखिए जन्म जो है इनका, बुद्ध की बात करेंगे तो कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था 563 ईसा पूर्व में। इनके पिता बुद्ध के शुद्धोधन थे। अच्छा, बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, आपको पता होगा, और शाक्य गण के ये प्रधान थे इनके पिताजी। माता जो है माया देवी थी और वो कोली गढ़ राज्य की कन्या थी। लालन पालन इनकी विमाता प्रजापति गौतमी ने किया। दरअसल जो प्रजापति गौतमी थी ये इनकी मौसी थी, इनकी बुद्ध भगवान की। और जैसे ही बुद्ध यानी जो बचपन में सिद्धार्थ थे उनका जन्म हुआ और कुछ दिनों में ही इनकी माता का देहांत हो गया, तो इनकी मौसी ने गौतमी ने जो है इनका लालन पालन किया, क्योंकि गौतमी जो इनकी मौसी थी बाद में इनके पिताजी ने उन्हीं से शादी कर ली थी, तो इनकी विमाता भी थी और मौसी भी थी। इनका विवाह 16 वर्ष की उम्र में हुआ गौतम बुद्ध का। शाक्य वंश की कन्या यशोधरा से हुआ। इनके एक पुत्र हुआ राहुल।
बचपन का नाम सिद्धार्थ, चर्चा हुई है पहले ही। अन्य नाम इनके तथागत और शाक्यमुनि हैं। जन्म का प्रतीक, देखिए प्रतीक आते हैं। जन्म का प्रतीक कमल एवं साढ़ है, ये इंपॉर्टेंट है, आता है। गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं और ये 29 वर्ष की उम्र में हुआ था। ज्ञान प्राप्ति निर्वाण जो है निर्वाण इसको कहा जाता है और बोध गया बिहार में हुआ था। और ज्ञान का प्रतीक की बात करेंगे तो पीपल है और यह वही पीपल है जिसे बोधि वृक्ष कहा जाता है, जहाँ की इनको बोध यानी ज्ञान हुआ। प्रथम उपदेश, ये भी बहुत आता है प्रश्न, इसको कहते हैं धर्मचक्र प्रवर्तन। ये ऋषिपत्तनम सारनाथ जिसको कहा जाता है, वाराणसी के पास में है, वहाँ इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। प्रथम उपदेश वहाँ इन्होंने दिया था। ये प्रथम उपदेश इन्होंने सर्वप्रथम अपने 5 अनुयायियों को दिया था। तो वो 5 अनुयायी जो है बुद्ध भगवान से सारनाथ में ज्ञान प्राप्त कर पाए थे। देह त्याग को महापरिनिर्वाण कहा जाता है और ये कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब ये आप देख लीजिए, इतने प्रश्नों के उत्तर आपको एक प्रश्न में मिल रहा है। बहुत ही ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपको मिल जाएंगे और लगभग पूरा हिस्ट्री आपका तैयार होगा। चौथा नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण के रचयिता कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ फेमस बुक रामायण? देखिए, रामायण और रामचरितमानस 2 हैं, तो रामचरितमानस के तुलसीदास हैं और रामायण के वाल्मीकि। सो ऑप्शन नंबर बी सही है। वेद व्यास को वेदों और पुराणों की रचनाकार माना जाता है, तो वेद व्यास नहीं, शंकराचार्य ये इन्होंने बाद में बहुत प्रसिद्ध अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया। अद्वैतवाद यानी उन्होंने बताया कि द्वैत नहीं है, 2 नहीं है, आत्मा और परमात्मा एक ही है। तो यहाँ आपके प्रश्न का उत्तर रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं और तुलसीदास जो है वो रामचरितमानस के रचयिता हैं, याद रखिएगा। तो महर्षि वाल्मीकि रामायण के रचयिता हैं। संस्कृत भाषा में रचा गया अनुपम महाकाव्य है ये, भगवान राम के चरित्र का वर्णन है। श्लोकों की संख्या लगभग 24,000 है और इसमें 7 कांड हैं। और 7 कांड कई बार पूछ लेता है, तो आप याद रखिए बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड, ये 7 कांड हैं और इसी सीरीज में सीरियल से। तुलसीदास की बात करें तो रामचरितमानस की रचना की है और ये अवधी भाषा में है, यानी सामान्य साधारण बोलचाल की भाषा में है और यह विश्व का सबसे पुराना महाकाव्य है। वेद व्यास विश्व का सबसे पुराना महाकाव्य है, ये इसके लिए नहीं है। देखिए, विश्व का सबसे पुराना महाकाव्य ये कौन है? ये है महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण, सबसे पुराना महाकाव्य ये है। और वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत जो है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य। तो सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत और सबसे पुराना महाकाव्य रामायण है। रामचरितमानस नहीं, रामायण जो तुलसीदास द्वारा लिखा गया। अन्य नाम जो महाभारत के हैं, ये प्रश्न आता है कि इसके अन्य नाम क्या हैं, तो जय संहिता, शतसाहस्री संहिता इसका नाम है महाभारत का। दोनों महाकाव्य 400 ईसा पूर्व में रचित माने जाते हैं। हालांकि हिंदू मान्यताओं में रामायण और महाभारत कई हजार वर्ष पूर्व के रचे हुए माने जाते हैं। नेक्स्ट है 5वां प्रश्न है। अच्छे प्रश्न लग रहे हो तो लाइक कर दीजिएगा। 5वां प्रश्न है, त्रयी नाम है। त्रयी इज़ द नेम ऑफ किसका? 3 वेदों का, 3 मौसमों का, देवताओं का, कालों का। देखिए, 3 वेदों का त्रयी नाम है। वैसे तो 4 वेद हैं, लेकिन 3 वेद जो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये तीनों वेदों को त्रयी कहा जाता है। अथर्ववेद की रचना बाद में हुई, तो ये ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद ये त्रयी है। नेक्स्ट है 6वां प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है, बुद्ध द्वारा धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ किया गया था? वेयर वॉज धर्मचक्र प्रवर्तन डन बाई बुद्धा? देखिए, धर्मचक्र प्रवर्तन अभी आपने देखा था क्या है। धर्मचक्र प्रवर्तन यानी प्रथम उपदेश। तो प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ज्ञान प्राप्ति के बाद अपने मत का प्रचार करने हेतु बुद्ध सर्वप्रथम कहाँ पहुँचे? ऋषिपत्तनम यानी सारनाथ यानी बनारस। कई बार वाराणसी भी रहे तो आप वही ट्रेक करेंगे, क्योंकि वाराणसी की ही बात कर रहे हैं। सारनाथ वाराणसी के पास में है।
यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश मृगदाव हरण वन में दिया। इसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए। तो सवाल जब ये रहे कि सर्वाधिक उपदेश बुद्ध ने कहाँ दिए, तो श्रावस्ती में दिए। एशिया का इन्हें ज्योतिपुंज कहा जाता है। किसे? लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? महात्मा बुद्ध को ही। ये बुद्ध के जीवन पर एक पुस्तक लिखी है, द लाइट ऑफ एशिया, और इसी पुस्तक के आधार पर इन्हें लाइट ऑफ एशिया या एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। और इस पुस्तक के जो है रचयिता हैं एडमिन अर्नोल्ड। नेक्स्ट है 7वां प्रश्न है, बुद्ध के निर्वाण का प्रतीक क्या है? व्हाट इज द सिंबल ऑफ बुद्धाज निर्वाण? निर्वाण यानी जो मृत्यु, इनकी महापरिनिर्वाण। तो ये क्या घोड़ा है, कमल एवं सांड है, पद चिन्ह है या बोधि वृक्ष है? तो निर्वाण का प्रतीक तो बोधि पद चिन्ह है। बोधि वृक्ष जो है ज्ञान का है, और कमल और सांड आपने देखा था ज्ञान का था, जन्म का था। तो इस तरह से 7वां का सी सही है, पद चिन्ह फुटप्रिंट। देखिए, जन्म का प्रतीक कमल एवं सांड है, गृहत्याग का घोड़ा है, ज्ञान प्राप्ति का बोधि वृक्ष है और निर्वाण का पद चिन्ह है। नेक्स्ट 8वां प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में आयोजित की गई? कनिष्क, अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु। इसमें एक ट्रिक है, अका अक। तो अशोक, कालाशोक नहीं, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। तो जब चतुर्थ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पूछ रहा है तो कनिष्क। तो कनिष्क ऑप्शन नंबर ए सही है। ए सही उत्तर है। देखिए, संगीतियों का स्थान, शासक और इसके अध्यक्ष उस समय कौन थे, इसकी बात की गई है। तो प्रथम संगीति राजगृह में हुई अजातशत्रु के शासनकाल में, और महाकश्यप, इनको महाकश्यप भी कहते हैं, ये अध्यक्ष थे। द्वितीय बौद्ध संगीत वैशाली में हुई। कालाशोक इनके उस समय शासक थे, राजा थे और सुबुकामी अध्यक्ष थे। तृतीय पाटलिपुत्र में हुई, अशोक, सम्राट अशोक इसके शासक थे उस समय। और मोगल पुत्र यानी तिस्सा जो है अध्यक्ष थे। चतुर्थ कुंडलवन में हुई, कनिष्क शासक थे उस समय। वसुमित्र अध्यक्ष थे और उसके उस संगीत के उपाध्यक्ष भी थे, कौन? अश्वघोष, प्रसिद्ध जो है अश्वघोष थे। नेक्स्ट है 9वां प्रश्न है, त्रिपिटक क्या है? व्हाट इज त्रिपिटक? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, 3 लोक, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। ऑप्शन नंबर सी सही है, कलेक्शन ऑफ बुद्धाज टीचिंग। ये है त्रिपिटक। बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है ये उनका एक प्रकार से, जैसे गीता हिंदुओं में है, बाइबल है जो है क्रिश्चियनिटी में, वैसे ही त्रिपिटक है बुद्ध में, बौद्ध धर्म में। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं का 3 भागों में संकलन त्रिपिटक कहलाता है। और ये 3 भाग कौन है? विनय पिटक, इसमें संघ संबंधी नियम और आचार है, व्यवहार। शुद्ध पिटक धार्मिक सिद्धांत हैं, और अभिधम्म पिटक है, दार्शनिक सिद्धांत हैं। ये 3 है। जातक जो है बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का संकलन है। ये तो जातक कथाएं आपने सुना होगा, तो ये बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का संकलन है। नेक्स्ट 10वां प्रश्न है, शून्यता के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन से बौद्ध दार्शनिक थे? हु वाज द बुद्धिस्ट फिलोसोफर हु propounded द थ्योरी ऑफ एम्प्टीनेस? थ्योरी ऑफ एम्प्टीनेस के यानी शून्यता के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो ये थे नागार्जुन। ऑप्शन नंबर डी सही है। नागार्जुन बहुत ही प्रसिद्ध जो है गणितज्ञ, खगोल शास्त्री थे। शून्यवाद या माध्यमिक मत के प्रवर्तक थे। इसे सापेक्षवाद भी कहा जाता है। सापेक्षवाद का अर्थ है कि प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है और उन पर निर्भर है। प्रसिद्ध रचना इनकी थी माध्यमिक कारिका, इसको याद रखिएगा, प्रश्न आता है।
नागार्जुन की रचना है। कनिष्क के दरबार की महान विभूति थे ये, और भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। मार्टिन लूथर से तुलना की जाती है, तो भारत का मार्टिन लूथर भी इन्हें कहा जाता है। चीनी मान्यता है कि नागार्जुन ने चीन जाकर बौद्ध शिक्षा प्रदान की थी। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इनको याद रखिएगा, ये पॉइंट्स इम्पोर्टेंट हैं। 11वां प्रश्न है बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान में मौलिक अंतर क्या है? व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन महायान एंड हीनयान ऑफ बुद्धिज्म इन बुद्धिज्म? तो देवताओं की पूजा, अहिंसा, जाति विहीन समाज, स्तूप पूजा। देखिए, ये देवताओं की पूजा ही हीनयान और महायान में अंतर है। महायान में पूजा की जाती है, हीनयान में नहीं की जाती, बस इतना आपको। तो हीनयान में बुद्ध को महापुरुष माना जाता है, लेकिन महायान में बुद्ध को देवता मान के पूजा की जाने लगी, यही अंतर है। इसी के साथ अन्य बौद्ध संतों की भी पूजा की जाने लगी थी। नेक्स्ट, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं। बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म बिलीव इन, देखिए दोनों की बात करें तो दोनों विश्वास करते हैं किसमें? पुनर्जन्म के सिद्धांत में और कर्म के सिद्धांत में। सो ऑप्शन नंबर डी सही है। पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत में द प्रिंसिपल ऑफ कर्मा एंड रीइंकार्नेशन, ये जो है इन दोनों में विश्वास करते हैं। नेक्स्ट है आंसर, इसका व्याख्याएं देखेंगे तो दोनों ने वैदिक कर्मकांड का विरोध किया, बुद्ध और जैन दोनों ने वेदों की अपौरुषेयता का विरोध किया। अपौरुषेयता मतलब ये अपौरुषेय यानी किसी पुरुष ने नहीं बनाया है, जो ये मान्यता थी, यानी वेद प्रकट हुए हैं, जो पूर्व में मान्यता थी कि ब्रह्मा के मुख से प्रकट हुए हैं, तो उसका इन्होंने विरोध किया। दोनों का कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास था, ये दोनों विश्वास करते थे इसमें। दोनों का अहिंसा और शुद्धाचरण पर भी बल था। नेक्स्ट 13वां, क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया? हु प्रोपाउंडेड ट्रांसिनिटिज्म? तो क्षणिकवाद का प्रतिपादक बुद्ध ही थे, और इन्होंने भी बताया कि कुछ अस्थायी या नित्य नहीं है। तो संसार में कुछ भी अस्थायी या नित्य नहीं है, यानी सब क्षणिक है। आत्मा को भी क्षणिक कहा, तो भौतिक वस्तुओं को अनित्य कहा, ये ऐसा उन्होंने कहा, यानी हर चीज़ें क्षणिक हैं, ऐसा उन्होंने बताया। बुद्ध चरित्र के रचयिता कौन है? तो ये बड़ा फेवरेट और सरल प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। तो बुद्ध चरित्र के रचयिता, हु इज द ऑथर ऑफ बुद्ध चरिता? बुद्ध चरित्र के रचयिता अशोक घोष हैं। इनकी जो अन्य रचनाएं हैं सौंदरानंद और सारिपुत्र प्रकरण इम्पोर्टेंट है। मिलिंद पन्हो ये आता है, नागसेन की रचना है। विशुद्धिमग्ग ये बुद्ध घोष की है, और अभिधम्म कोश वसुबंधु की। ये इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं जो कि परीक्षा में आती हैं। 15वां नंबर प्रश्न है, 15 नंबर प्रश्न है भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? वेयर वाज लॉर्ड महावीर बॉर्न? तो कपिलवस्तु, वैशाली, लुम्बिनी और कुंडग्राम, ये ऑप्शन नंबर डी सही है। कुंडग्राम में हुआ था भगवान महावीर का जन्म। इसको कुंडलपुर भी कहा जाता है। इनके बारे में और जानकारी देखिए। 599 BC यानी 599 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ, और ये बुद्ध का जन्म की बात करें तो ये 563 BC में हुआ था, इनका 599 BC में हुआ था। तो इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो यात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। माता त्रिशला थीं, पत्नी यशोदा थीं। ज्ञान प्राप्ति इनको ऋजुपालिका नदी के तट पर, ये खूब याद आता है, प्रश्न याद रखिएगा, साल वृक्ष के नीचे हुआ था। प्रथम शिष्य इनके ही दामाद थे जमाली, वो इनके प्रथम शिष्य थे, इनके प्रथम शिष्य और दामाद भी थे। और इनकी जो पुत्री प्रियदर्शिना थी उन्हीं के पति थे ये जमाल। मृत्यु इनकी पावापुरी में हुई, जो कि बिहार में है। 72 ईयर्स की उम्र में, 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई 527 ईसा पूर्व में। और उस दिन कार्तिक माह की अमावस्या थी। और आप जानते हैं कार्तिक माह की अमावस्या को क्या होता है? दीपावली होती है, उसी दिन की मृत्यु हुई थी। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जो हैं वो ऋषभ देव थे, जिनका एक नाम आदित्यनाथ था। महावीर स्वामी जो है 24वें तीर्थंकर थे, और ये अंतिम तीर्थंकर थे।
और इनके ठीक एक पूर्व तीर्थंकर जो यानी 23वें थे वो पार्श्वनाथ थे। तो 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। इसके बाद तीर्थंकर जो है बनने की प्रथा समाप्त हो गई। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न है, श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की प्रतिमा किसने स्थापित करवाई? देखिए, ये जो गोमतेश्वर की प्रतिमा है एक चामुंड राय ने स्थापित करवाई थी। ऑप्शन नंबर डी सही है। और उस समय के शासक के ये मंत्री थे चामुंड राय। गंग शासक रचमल चतुर्थ यानी उनको पंचमल्ल भी कहा जाता था, उनके शासनकाल में यह प्रतिमा जो है श्रवणबेलगोला में स्थापित की गई और मंत्री चामुंड राय उस समय थे, उन्हीं ने स्थापित करवाई थी। गोमतेश्वर जिनको बाहुबली भी कहा जाता है, इनकी 57 फीट ऊंची विशालकाय मूर्ति का निर्माण किया गया। प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र थे बाहुबली, उन्हीं की याद में। महामस्तकाभिषेक ये प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में आयोजन इसका होता है और यह उन्हीं बाहुबली को समर्पित है। सम्मेद शिखर ये पार्श्वनाथ से संबंधित है जो कि 23वें तीर्थंकर थे। नेक्स्ट स्यादवाद किससे संबंधित है? तो स्यादवाद जो है जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर स्यादवाद जो है जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही है। ज्ञान की सापेक्षता का मध्यम मार्ग का सिद्धांत है ये। स्यादवाद, अनेकांतवाद या सप्तभंगी न्याय ये कहा जाता है। इनके नाम है आत्मवादियों व नास्तिकों के एकांतिक मत को त्याग कर मध्यम मार्ग को अपनाना, यानी एक्सट्रीम जो मत थे उनको त्यागा गया और बीच का रास्ता अपनाया गया। वेदों की अपौरुषेयता और धार्मिक कर्मकांडों और रूढ़ियों का इन्होंने भी विरोध किया, यानी ये बताया कि वेद अपौरुषेय नहीं है, यानी पुरुष ने बनाया है, कहीं से उत्पन्न अपने से नहीं हुए, ऐसा इन्होंने कहा। 18वां प्रश्न है, त्रिरत्न किससे संबंधित है? व्हाट इज त्रिरत्न रिलेटेड टू? देखिए, त्रिरत्न जो है वो वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म एक से अधिक सही हैं। याद रखिएगा, एक से अधिक सही हैं तो ये फंसा देता है और ये सही भी है। ये बौद्ध धर्म से संबंधित है और जैन धर्म से भी, दोनों में त्रिरत्न है, दोनों की व्याख्याएं अलग अलग हैं। सो ऑप्शन नंबर डी सही है, एक से अधिक सही है, मोर देन वन इज करेक्ट। तो त्रिरत्न जो है बौद्ध और जैन धर्म दोनों में है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न जो है बुद्ध धर्म और संघ 3 है, और जैन धर्म के क्या है? सम्यक धारणा यानी दर्शन, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान, ये 3 दर्शन है। अणुव्रत सिद्धांत जैन धर्म का सिद्धांत है। जैन और बौद्ध दोनों धर्मों का तीर्थस्थल कौशाम्बी है। ये ऐसा जगह है, ऐसी जगह है कौशाम्बी जहाँ जैन और बौद्ध दोनों का तीर्थस्थल है और इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का जिला है ये, प्रयागराज के बगल में। नेक्स्ट है 19वां नंबर। 19वां नंबर है श्वेतांबर संप्रदाय। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ये देखिए, श्वेतांबर और दिगंबर 2 संप्रदाय थे बौद्ध धर्म में, और इसमें जो है स्थूलभद्र जो है जैन धर्म में, और इसमें स्थूलभद्र जो है श्वेतांबर के थे और भद्रबाहु दिगंबर के थे, ये याद रखिएगा। तो स्थूलभद्र श्वेतांबर के थे। मौर्य काल का समय था, उसमें मगध में भीषण अकाल पड़ा। भद्रबाहु का अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण की ओर प्रस्थान भद्रबाहु गए और स्थूलभद्र मगध में ही रहे। अकाल के बाद वापसी हुई, लेकिन भद्रबाहु और स्थूलभद्र के बीच मत विभिन्नता हो गई। स्थूलभद्र ने अपने अनुयायियों को सफ़ेद वस्त्र धारण करने का आदेश, यानी स्थूलभद्र जो यहीं रह गए थे उन्होंने अपने अनुयायियों को क्या किया? सफ़ेद वस्त्र धारण करने का आदेश दिया, जबकि भद्रबाहु ने निर्वस्त्र रहने का आदेश दिया। यहीं से श्वेतांबर और दिगंबर की प्रथा प्रारंभ। श्वेत अंबर माने सफ़ेद वस्त्र, ये स्थूलभद्र ने किया, और दिगंबर बिना वस्त्र के ये भद्रबाहु ने किया। यहीं से जैन धर्म 2 संप्रदायों श्वेतांबर और दिगंबर में बट जाता है। नेक्स्ट, भारत का एकीकरण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो देखिए, एकीकरण तो बहुत सारे शासकों ने किया भारत में, लेकिन पहला शासक जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य ही था। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, चंद्रगुप्त मौर्य। ये मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था।
भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था, इसने पूरा एकीकरण किया। बृहत्तर भारत पर शासन किया, ब्रिटिश भारत से भी बड़ा इसका शासन था। सीमा ईरान से इसकी मिलती थी। मौर्य वंश की बात करें तो 325 से 184 BC यानी ईसा पूर्व तक इसका शासन था। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री और प्रधान पुरोहित बहुत ही प्रसिद्ध कौटिल्य थे, जिनका नाम चाणक्य भी था और विष्णुगुप्त भी था, और जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी। कौटिल्य ने, विष्णुगुप्त बचपन का नाम था और चाणक्य भी था। चाणक्य इसलिए था क्योंकि चाणक्य ऋषि के पुत्र थे, अर्थशास्त्र के लेखक थे और राजव्यवस्था का ये प्राचीनतम ग्रंथ है, सबसे ऑथेंटिक ग्रंथ माना जाता है अर्थशास्त्र। तो याद रखिएगा, ये प्रश्न आता है ये किस विषय का ग्रंथ है, तो आप आर्थिक अर्थशास्त्र जो है आर्थिक संबंधी अर्थ संबंधी ग्रंथ नहीं था, ये राज व्यवस्था से संबंधित ग्रंथ था, अर्थव्यवस्था का नहीं। नेक्स्ट 21 नंबर प्रश्न है। 21वां प्रश्न है, सांची का स्तूप किसने बनवाया? हु बिल्ड द सांची स्तूपा? तो देखिए, सांची का स्तूप सम्राट अशोक के नाम से जुड़ा हुआ है, अशोक का नाम, तो अशोक ने बनवाया था। सांची का स्तूप स्थापत्य कला की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। सांची का प्राचीन नाम काकड़ाम या काकनाड है, ये गुप्त अभिलेखों में मिलता है। सारनाथ का स्तंभ भी अशोक ने ही बनवाया था। अशोक के अन्य नाम प्रियदर्शी, जिसको प्रियदस भी लिखा मिलता है, देवानाम प्रिय और देवानाम प्रियदसी, ये नाम अशोक के मिलते हैं। इस नाम से स्पष्ट है कि उसने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं त्यागा था, क्योंकि देवा नाम प्रिय लिखा है, देवताओं का प्रिय। पुराण जो है अशोक को अशोक वर्धन के नाम से संबोधित करते हैं, पुराणों में इसका नाम आता है। गुर्जरा जो कि दतिया मध्य प्रदेश में है, अभिलेख मास्की उडेगोलम नेतूर के लेखों में जो अभिलेख हैं उसमें उसका नाम अशोक मिलता है। तो ये प्रश्न आता है कि किन अभिलेखों में उसका नाम अशोक मिलता है, क्योंकि ज़्यादातर देवानाम प्रिय और प्रियदर्शी मिलता है। तो गुर्जरा जो दतिया मध्य प्रदेश का जो अभिलेख है, मास्की है, उडेगोलम है, नेतूर है, इनमें उनका नाम अशोक मिलता है, याद रखिए। नेक्स्ट है अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? देखिए, ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जेम्स प्रिंसप वो व्यक्ति था जिसने अशोक के शिलालेखों को पढ़ा। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम दरअसल जेम्स प्रिंसप ने ही पढ़ा था, और अशोक के शिलालेख ब्राह्मी में थे, इसलिए उसने पढ़ने का प्रयत्न किया। यह सर्वप्रथम पत्थर के अभिलेख पर लिखी गई थी। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में हैं, लेकिन शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा की जो लिपि है वो मानसेहरा के जो अभिलेख है ये खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं, याद रखिए। अब खरोष्ठी लिपि जो वो है वो दाहिने से बाएं ओर लिखी जाती है, ये प्रश्न आता है, भी याद रखिएगा। नेक्स्ट 23वां नंबर प्रश्न है, मैकियावली के प्रिंस की तुलना किससे की जाती है? बड़ा बढ़िया प्रश्न है ये, और खूब आता है परीक्षा में। ये जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र था, इसकी तुलना की जाती है मैकियावली के प्रिंस से। यह राजनीति शास्त्र का अद्वितीय ग्रंथ है। मुद्रा राक्षस की बात करें तो विशाखदत्त ने लिखा है, और मेगस्थनीज की बात करें तो सेल्यूकस निकेटर के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की सभा में भेजा गया राजदूत था, और इसने प्रसिद्ध पुस्तक लिखी इंडिका। नेक्स्ट 24 नंबर प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था 305 ईसा पूर्व में, सो ऑप्शन नंबर बी सही है। सेल्यूकस को पराजित किया 305 BC में। सेल्यूकस जो है उस सिकंदर यानी अलेक्जेंडर द्वारा नियुक्त एक अफगानिस्तान का प्रशासक था। चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे 305 में ईसा पूर्व में हराया। विलियम जोन्स प्रथम इतिहासकार थे जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा। मुद्रा राक्षस में उसे कुलहीन वृषल नंदराज का पुत्र कहा गया है। तो अलग अलग साहित्य में चंद्रगुप्त को अलग अलग नाम दिए गए हैं, यहाँ तक कि अलग अलग उसकी जातियाँ भी बताई गई हैं। नेक्स्ट 25 नंबर प्रश्न है, किस शासक ने गिरनार क्षेत्र में सर्वप्रथम सुदर्शन झील का निर्माण कराया? तो जो सुदर्शन लेक थी इसको भी चंद्रगुप्त मौर्य ने ही बनवाया था, ऑप्शन नंबर बी सही है। लेकिन जो है अशोक जो था
उसने इसी झील से नहरें निकलवाई थीं। पशु पक्षियों के वध पर प्रतिबंध लगवाया था। मनुष्यों तथा पशु पक्षियों के अस्पतालों और औषधियों का निर्माण भी चंद्रगुप्त ने करवाया था। तो जब नहरें निकलवाने की बात आए सुदर्शन झील से, तो अशोक का नाम आप लिखेंगे और सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त ने करवाया था, ऐसा ये सही है। 26 नंबर प्रश्न है, आप देखिएगा। इसमें कौन जोड़ा सुमेलित नहीं है, नॉट मैच है, तो जो मैच नहीं है। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में आया था, सही है, चंद्रगुप्त मौर्य के। फाहियान चंद्रगुप्त सेकंड के, ये भी सही है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। वेनसांग हर्ष के दरबार में आया था, बिल्कुल सही है। इत्सिंग दूसरी शती, इत्सिंग ये गलत है, देखिए 7th सेंचुरी में आया था इत्सिंग, सो ऑप्शन नंबर डी सही है, क्योंकि जो सही है वो गलत है। इत्सिंग एक चीनी यात्री था जो 7वीं सदी में भारत आया। अंतिम मौर्य शासक की बात करें तो ये बृहद्रथ था, ये प्रश्न आता है, याद रखिए। 184 BC में उसके मंत्री पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या करके शुंग वंश की नींव डाली। तो मौर्य वंश के बाद इसीलिए शुंग वंश आता है, क्योंकि उसके ही मंत्री पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या कर दी बृहद्रथ की, और मौर्य वंश को समाप्त करके शुंग वंश की नींव डाली। नेक्स्ट है 27वां नंबर प्रश्न है। किस वंश के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है? देखिए गोल्डन युग गुप्त वंश के शासनकाल को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। स्वर्णकाल या क्लासिकल युग या भारत का पेरिक्लीन युग कहा जाता है। उसका मुख्य कारण कहने का था जो है भारतीय संस्कृति, साहित्य, विज्ञान, कला का उत्कर्ष, आर्थिक समृद्धि और धार्मिक सहिष्णुता और श्रेष्ठ शासन व्यवस्था। ये सारी चीज़ें गुप्त वंश के समय थी, चरम पे थी, इसलिए सर्वोत्कृष्ट स्थिति में थी, इसलिए इसे जो है स्वर्णकाल कहा जाता है। गुप्त वंश का संस्थापक की बात करें तो श्रीगुप्त था, और गुप्त काल जो है 275 से 550 ईसा पूर्व तक रहा। नेक्स्ट है गुप्त वंश, गुप्त संवत की स्थापना किसने की? गुप्ता एरा किसने एस्टेब्लिश किया? तो देखिए चंद्रगुप्त प्रथम था, ऑप्शन नंबर सी सही है, चंद्रगुप्त प्रथम था। चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहते हैं, तो चंद्रगुप्त प्रथम था, इसने गुप्त संवत शुरुआत की, और विक्रमादित्य ने विक्रम संवत। तो चंद्रगुप्त प्रथम था जिसने गुप्त संवत शुरू की, और प्रारंभ इसका कब हुआ? 319 ईस्वी में। यह पहला गुप्त शासक था जिसने सिक्के जारी किए, तो ये भी याद रखिएगा, प्रश्न आता है। तो पहला गुप्त शासक जो है चंद्रगुप्त प्रथम था जिसने सिक्के जारी किए। इसके बाद समुद्रगुप्त ने भी कई प्रकार के सिक्के जारी किए, लेकिन पहला शासक चंद्रगुप्त ही था। प्रथम शक्तिशाली शासक जो है चंद्रगुप्त प्रथम था, इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की, याद रखिए। नेक्स्ट है भारत का नेपोलियन, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये, कई बार आया है, हर परीक्षा में आ चुका है। तो हु इज कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया? तो ये समुद्रगुप्त है, ऑप्शन नंबर सी सही है। इस पर देखिए इतिहासकार जो है विंसेंट स्मिथ थे, द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया की जो नामक पुस्तक है उसमें समुद्रगुप्त के शौर्य और पराक्रम को सम्मान देने हेतु तो उन्होंने ही, विंसेंट स्मिथ ने ही नेपोलियन ऑफ इंडिया इसको कहा है, भारत का नेपोलियन। किसको? समुद्रगुप्त को। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला यह पहला राजा था। अश्वमेध यज्ञ करने के बाद समुद्रगुप्त ने पृथिव्यामा प्रतिरथ की उपाधि धारण की, यानी पृथ्वी का प्रथम वीर की उपाधि धारण की। हर्षेण द्वारा समुद्रगुप्त की विजयों का प्रशंसनात्मक वर्णन मिलता है, और यह संस्कृत में है। और हर्षेण ये प्रयाग प्रशस्त इन्होंने लिखा है, याद रखिएगा, और समुद्रगुप्त की विजयों से संबंधित है। इलाहाबाद यानी प्रयागराज का अशोक स्तंभ लेख कौशाम्बी में खुदवाया गया था, और अकबर ने इलाहाबाद के किले में इसे स्थापित करवाया था। इस पर जहांगीर का भी एक लेख है। नेक्स्ट 30 नंबर प्रश्न है। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में आया? देखिए फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था, तो फाहियान इससे संबंधित है। समुद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र रामगुप्त शासक बना, लेकिन शकों का विरोध न करने के कारण उसके भाई चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसका नाम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य था, उसने रामगुप्त की हत्या कर दी और उसकी पत्नी ध्रुव देवी से विवाह कर लिया और शकों पर विजय प्राप्त की। और शकों पर विजय प्राप्त करने के कारण उसे शकार यानी शक का और यानी दुश्मन कहा जाता है। शक मुद्राओं की भांति रजत मुद्राएं प्रचित कराने वाला पहला गुप्त शासक था ये विक्रमादित्य। मुद्राओं को रूप्यक या रूपक कहा जाता था।
कालिदास इसके नवरत्नों में से एक थे। किसके? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। खूब प्रश्न आता है तो याद रखिएगा, कालिदास जो है जिन्होंने प्रसिद्ध ग्रंथों अभिज्ञान शाकुंतलम कुमार संभव रघुवंश आदि की रचना की, वो कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में थे। और ज्योतिषी जो प्रसिद्ध ज्योतिषी छपड़क थे वो भी विक्रमादित्य के ही शासनकाल में थे, क्योंकि यह विद्वानों की, कलाकारों की, साहित्यकारों की बहुत इज्जत करता था। 31 नंबर प्रश्न है, किस सम्राट ने हूणों को पराजित किया? तो जब हूणों की पराजित करने की बात आए तो पहला नाम कौन आएगा? स्कंदगुप्त आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए था, सी नहीं है, ए है। तो हूणों का प्रथम आक्रमण जो है स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ, उसने हूणों को पराजित किया। देखिए उपाधियाँ कुछ गुप्त जो राजाओं ने धारण की थी उसको हम यहाँ एक साथ जो है आप देख सकते हैं। स्कंदगुप्त ने जो है क्रमादित्य की उपाधि, चंद्रगुप्त ने विक्रमादित्य, ये चंद्रगुप्त सेकंड था याद रखिएगा। अशोक ने प्रियदर्शी की या प्रियदर्शी की, और समुद्रगुप्त ने परक्रमांक की उपाधि धारण की, ये याद रखें। नेक्स्ट है 32 नंबर प्रश्न। हाँ 32 नंबर प्रश्न है, लीलावती के लेखक कौन है? तो देखिए लीलावती के लेखक भास्कर हैं, जिन्हें भास्कराचार्य भी कहा जाता है। तो गणित का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, संस्कृत भाषा में है और काव्यात्मक शैली में है। इन्हीं की रचना सिद्धांत शिरोमणि है। इसी सिद्धांत शिरोमणि का एक भाग है लीलावती। लीलावती जो है जिसको भास्कराचार्य ने लिखा है। भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे ये। आर्यभट्ट की बात करेंगे तो गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने से दिन रात होते हैं, ऐसी बात उन्होंने की थी। और उन्होंने ये अपने आर्यभट्टियम नामक रचना में यह बात उन्होंने कही थी। गणित के विविध सिद्धांतों की खोज इन्होंने किया। धन्वंतरी की बात करें तो प्रसिद्ध जो है नवरत्नों में से एक थे, और ये आयुर्वेद के प्रसिद्ध विद्वान थे। चंद्रगुप्त के द्वितीय के यानी विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। चरक संहिता के लेखक थे। ये कनिष्क के राजवैद्य थे और आयुर्वेदाचार्य थे। सुश्रुत ये भी एक आयुर्वेदाचार्य थे। तो सुश्रुत, चरक और धन्वंतरी ये आयुर्वेद से संबंधित थे। नेक्स्ट है 33 नंबर प्रश्न है। 33 नंबर प्रश्न है, विक्रम संवत का प्रारंभ कब माना जाता है? देखिए विक्रम संवत 58 वर्ष आगे चल रहा है ईसवी से, तो 58 ईसा पूर्व ये हो जाएगा, यानी 58 BC। ऑप्शन नंबर ए सही है। तो 58 ईस्वी, कई बार 57 और 58, क्योंकि देखिए जब मार्च से शुरू होता है ये, अप्रैल से, और ये जनवरी से शुरू होता है ईसवी संवत, इसलिए 57 और 58 में 2-3 महीने इसी में अंतर आ जाता है। वैसे 58 ईसा पूर्व होता है। 58 BC है, AD नहीं है, BC है। इसके अन्य जो विक्रम संवत है उसके अन्य नाम है कृत संवत या मालव संवत। शक संवत जो है 78 ईस्वी से होता है, और विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से होता है। तो याद रखिएगा, शक 78 ईस्वी से होता है, और जो शक संवत है ये हमारा राष्ट्रीय संवत भी है। प्रवर्तक इसके कनिष्क थे। गुप्त संवत 319 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। इसके प्रवर्तक चंद्रगुप्त प्रथम थे। कलि संवत है ये 3102 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ है। नेक्स्ट, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? बड़ा अच्छा प्रश्न है। वो इज कॉल्ड द प्रिंस ऑफ ट्रेवलर्स। ये नन अदर देन वेनसांग था। ऑप्शन नंबर सी सही है, वेनसांग ही था और कोई दूसरा हो नहीं सकता। चीनी यात्री वेनसांग जो हर्षवर्धन के समय भारत आया, इसने यात्रा विवरण ग्रंथ लिखा था CU की। इसी ग्रंथ के लिए उसे आज भी याद किया जाता है, क्योंकि इसमें भारत संबंधी बहुत महत्वपूर्ण तथ्य इसमें उपलब्ध हैं, और उसमें तत्कालीन भारत की सबसे अच्छी जानकारी इसी ग्रंथ से मिलती है, CU की से। वेनसांग ने भीनमाल की भी यात्रा की। चीनी लेखक भारत को इन तू तथा थियान तू लिखते थे। तो भारत का नाम चीन में क्या कहा जाता था? इन तू या थियान तू कहा जाता था भारत को। नेक्स्ट 35 नंबर प्रश्न है, वर्धन वंश के संस्थापक कौन थे? तो देखिए वर्धन वंश के संस्थापक हर्षवर्धन नहीं थे, बल्कि पुष्यभूति थे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
और थानेश्वर या स्थानेश्वर का अपभ्रंश थानेश्वर है। सर्वाधिक महान शासक इस वंश का जो था वो हर्षवर्धन था। हर्षचरित के लेखक जो बाणभट्ट थे और हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। वर्धन वंश व समकालीन राजाओं के इतिहास की जानकारी की प्रमुख स्रोत जो है हर्षचरित थी, बाणभट्ट जिसके लेखक थे। कल्हड़ की राजतरंगिणी में भी इस वंश की जानकारी मिलती है। हर्ष ने स्वयं नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक ग्रंथों की रचना की। तो ये प्रश्न बड़ा इम्पोर्टेंट है कि प्रियदर्शिका, रत्नावली ये सब ग्रंथ किसने लिखे? तो हर्ष, जो सम्राट हर्ष था उसे ने स्वयं लिखा था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया। हर्ष बढ़ता चला जा रहा था, उसको पुलकेशिन द्वितीय ने रोका और वहीं से फिर इसका विजय अभियान दक्षिण नहीं गया, उत्तर तक सीमित रहा। नेक्स्ट, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की? देखिए, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंतदुर्ग ने की। ऑप्शन नंबर बी सही है। इसकी स्थापना जो है वो 736 ईस्वी में हुई। इसकी राजधानी जो राष्ट्रकूटों की थी मानेखेड़ थी। उज्जैनी में हिरण्यगर्भ महादान नामक यज्ञ इसने करवाया था। कन्नौज पर अधिकार के लिए 8वीं सदी में 3 बड़ी शक्तियाँ थीं, राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार और पाल। इन तीनों में त्रिकोणीय संघर्ष हुआ और अंत में इसमें राष्ट्रकूट और पाल पराजित हुए और गुर्जर प्रतिहारों को इसमें सफलता मिली। तो ये संघर्ष जो है ये बड़ा इम्पोर्टेंट त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था, ये बहुत परीक्षा में आता है। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय जो कुमारगुप्त था उसके नाम पर जाता है। इसका नाम नालंदा का कुमारगुप्त के नाम। और ह्वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। तुर्क आक्रांता बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट किया। इसे बौद्ध धर्म के पतन का अंतिम प्रहार माना जाता है। यदि जो है नालंदा नष्ट न होता तो बौद्ध धर्म और फलता फूलता, क्योंकि सारा ग्रंथ ऐसा माना जाता है उसमें लगभग 1 लाख पुस्तकें उस समय थी। तो इतना इम्पोर्टेंट जो है जला दिया इस पूरे विश्वविद्यालय को। 38 नंबर प्रश्न है। 38 नंबर प्रश्न है क्या? कौन जोड़ा सुमेलित नहीं है? कौन मैच नहीं है? जैसे अमीर खुसरो है, अलाउद्दीन खिलजी तो मैच्ड है, कालिदास चंद्रगुप्त प्रथम, हर्षेण समुद्रगुप्त सही है, बाणभट्ट हर्षवर्धन यही है। देखिए, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में 9 रत्न थे ना, चंद्रगुप्त सेकंड के, प्रथम नहीं द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी सही है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। जो कालिदास थे तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के ही तो शासनकाल में थे, 9 रत्नों में से थे। 39 भारतीय खट दर्शन में या षट दर्शन में कौन नहीं है? तो वैशेषिक, मीमांसा, लोकायत, योग भी है, मीमांसा लोकायत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ये जो लोकायत था चारवाक वाला है, ये इसमें नहीं है। बाकी योग, मीमांसा, वैशेषिक, न्याय ये सारे जो है षट दर्शन में आते हैं। लोकायत जो है चारवाक का था और ये चारवाक वाला दर्शन जो है वो भौतिकवादी दर्शन है। तो ये जड़वादी भौतिकवादी लोकायत दर्शन है, सांसारिक सुखों पर आधारित है। उनका प्रसिद्ध वक्तव्य क्या था? यावत जीवेद सुखम जीवेद रणम कृत्वा घृतम पिबेद भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। यानी जब तक जिए शौक से जिए, खुश होकर जिए, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, लेकिन घी जम के पीजिए, खाइए। भस्मीभूत से देह से, यानी कि ये देह जो भस्मीभूत है ये क्षणिक है, ये चला गया तो फिर पुनः वापस नहीं आएगा, इसलिए जम के खाइए पिए मस्त रहिए। भौतिकवादी दर्शन था लोकायत। ये खट दर्शन में, षट दर्शन में भारत के नहीं आता, एक नास्तिक विचारधारा थी। षट दर्शन में 6 थे, 6 दर्शन। सांख्य कपिल द्वारा स्थापित है, योग पतंजलि, न्याय गौतम, वैशेषिक कणाद, मीमांसा जैमिनी, वेदांत वादरायण या वेद व्यास भी कहा जाता है। नेक्स्ट 40 नंबर प्रश्न है। किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? सांख्य, योग, न्याय और वैशेषिक। देखिए, ये वैशेषिक ने परमाणु या अणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अब आप सोचेंगे कि उस समय कैसे हुआ, तो भैया जब आप दर्शन पढ़ेंगे, वेदांत पढ़ेंगे तो ये पता चलेगा कि ये बहुत पहले भारतीय शास्त्रों ग्रंथों में ये चीज़ें दी गई थी, लेकिन ये एकदम तिरोहित रहे, बाहर नहीं आए।
चाहे आप षड्यंत्र समझ लीजिए, चाहे देश काल परिस्थिति समझ लीजिए। और बाद में जब पश्चिम ने हमको बताया तो हमने देखा कि हमारे ग्रंथों में भी इनकी जानकारी थी। तो वैशेषिक ने पहले इसकी जो है चर्चा की थी। प्रवर्तक इसके महर्षि कणाद, जिनको उलूक भी कहा जाता है, वो है। सिद्धांत क्या है? सृष्टि का निर्माण अणु से हुआ है। ग्रंथ है वैशेषिक सूत्र। अन्य विद्वान इसके जो है प्रशस्तपाद थे, जो कि पदार्थ धर्म संग्रह के लेखक थे। सांख्य दर्शन की बात करें तो कपिल मुनि जो है इसके प्रणेता थे। भारत का सबसे प्राचीन दर्शन है। न्याय जो है गौतम ने किया, और अन्य नाम इसका अक्षपाद भी है। मूल ग्रंथ न्याय सूत्र है। 16 तत्वों का वर्णन है इसमें। शाब्दिक अर्थ है तर्क या निर्णय करना, यानी तार्किक जो है निर्णय इसमें लिए जाने के का विधान है न्याय दर्शन। नेक्स्ट 41वां प्रश्न, किस दर्शन के अनुसार वेद शाश्वत सत्य है? वेदा इज इटर्नल ट्रूथ। तो ये मीमांसा जो दर्शन है वो बताता है कि वेद शाश्वत सत्य है, यानी कभी ख़त्म न होने वाला, अंत जिसका न होने वाला वो सत्य है। पूर्व मीमांसा कर्मकांड पर आधारित है, उत्तर मीमांसा ज्ञान पर आधारित है। योग दर्शन पतंजलि ने जो है इसका प्रणयन किया और महाभाष्य के लेखक थे। यद्यपि योग भारत की अति प्राचीन विद्या है, भगवद गीता, महाभारत, उपनिषदों में भी इसका वर्णन है, तथापि क्रमबद्ध विवेचन जो है पतंजलि ने ही किया था, इसलिए पतंजलि को इसका प्रणेता माना जाता है। गुप्त शुंग वंश के संस्थापक की बात करें तो पुष्यमित्र शुंग थे, और ये पहले आया भी था कि मौर्य वंश के अंतिम शासक जो बृहद्रथ थे उसको हराकर इन्होंने शुंग वंश की नींव डाली थी। नेक्स्ट है 42 नंबर प्रश्न है, शंकराचार्य का दर्शन कौन सा है? तो शंकराचार्य की जो फिलॉसफी थी अद्वैत प्रसिद्ध थी, अद्वैतवाद। अद्वैत यानी द्वैत नहीं, दो नहीं, एक ही, आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही है। आइए कुछ और फिलॉसफी के बारे में, खासतौर से शंकराचार्य से जो की फिलॉसफी है उसकी बात करेंगे, एवं अन्य लोगों की भी। तो अद्वैतवाद, तो मोनिज्म क्या है? ज्ञानादेव मुक्ति, ज्ञान ही मुक्ति का एकमात्र साधन है। शंकराचार्य जो ब्रह्मसूत्र भाष्य के लेखक हैं, प्रसिद्ध थी पुस्तक। प्रस्थान त्रयी किसको कहा जाता है? ये ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और भगवद गीता, इस पर भाष्य जो लिखे उसको प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। यही 3 पर भाष्य लिखना। प्रच्छन्न बौद्ध इनको कहा जाता है शंकराचार्य को, क्योंकि बौद्ध धर्म की कई संकल्पनाओं को उन्होंने अपने मत में शामिल किया था। विशिष्टाद्वैत के लेखक जो है दर्शन के प्रतिपादक थे रामानुजाचार्य। शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के विरुद्ध में प्रतिक्रिया था। देखिए अद्वैत ये भी था, लेकिन विशिष्ट अद्वैत था। उन्होंने कहा कि ये दोनों जो है, शंकराचार्य ने क्या कहा था कि जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है। इन्होंने कहा नहीं, ब्रह्म भी सत्य है, जगत भी सत्य है। सत्य नहीं है तो ये कैसे ये चीज़ें हो रही हैं, ब्रह्म ने कैसे बनाया है, मिथ्या तो बनाएगा नहीं, ऐसा उन्होंने कहा। तो था अद्वैत ही, दोनों एक ही हैं, लेकिन दोनों सत्य हैं। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत जो है सगुण भक्ति द्वारा ईश्वर की प्राप्ति के बारे में इन्होंने बताया रामानुजाचार्य ने। शंकराचार्य के ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या के मत के विपरीत रामानुजाचार्य ने जीवों को आनंदमय एवं स्वयं प्रकाशमान और वैशिष्ट्यपूर्ण तथा जगत को सत्य रचना बताया। वल्लभाचार्य ने शुद्ध अद्वैतवाद की बात कही और माधवाचार्य ने द्वैतवाद की बात कही। नेक्स्ट 43 नंबर प्रश्न है, लगभग आधी यात्रा हम लोग करने वाले हैं पूरी। कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए कौन सा राजवंश प्रसिद्ध था? देखिए ग्रामीण प्रशासन, खास तौर से ग्रामीण स्वायत्तता के लिए चोल वंश प्रसिद्ध था। ऑप्शन नंबर सी सही है। तो इनकी उल्लेखनीय जो उपलब्धि थी वो तो स्वायत्त शासित ग्रामीण संस्थाएं। ग्राम सभा यानी जो है ये अपने से स्वयं का शासन था इनका, किसी पर निर्भरता नहीं थी। वो ग्राम जो संस्था थी, यानी जो गांव सभाएं थीं, तो ग्राम सभाएं केंद्रीय नियंत्रण से मुक्त थीं। प्रसिद्ध नौसेना जो है इनकी बड़ी फेमस थी चोलों की। इसी नौसेना की सहायता से श्रीलंका यानी सिंघल द्वीप पर इन्होंने और मालदीव पर विजय प्राप्त की थी। नौसेना का गठन जो है राजराज प्रथम के शासनकाल में हुआ था, जिसको अरिमोली वर्मन भी कहा जाता है।
नेक्स्ट है 44वां नंबर प्रश्न है, मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है, आप जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। मदुरई या मदुरै उसका नाम लेते हैं, पांड्यों की राजधानी थी। पांड्य राज्य की जीवन रेखा जो है वेंगी नदी को कहा जाता है। प्रथम और द्वितीय संगम का आयोजन मदुरई में ही हुआ था। प्रथम संगम के अध्यक्ष थे अगस्त्य ऋषि, द्वितीय संगम के अध्यक्ष थे अगस्त्य ऋषि, बाद में नक्कीरर कपाटपुरम में ये हुआ था, नक्कीरर अध्यक्ष हुए थे। तृतीय संगम के अध्यक्ष भी नक्कीरर थे। वेंकटेश्वर मंदिर जो है तिरुमाल आंध्र प्रदेश में स्थित है। महाकाल मंदिर उज्जैन में। ये मंदिर इम्पॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर उल्लेख इनका कर दिया गया है। नेक्स्ट है 46 नंबर प्रश्न है, किस तमिल ग्रंथ को लघु वेद कहा जाता है? तो लघु वेद जो है कुरल को कहा जाता है, एक तमिल ग्रंथ है, बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको लघु वेद इतना महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे वेद की संज्ञा यानी लघु वेद कहा जाता है। कुरल जो है धार्मिक कविताओं का संग्रह है, अन्य नाम इसका मुप्पाल है। तमिल साहित्य का लघु वेद या बाइबिल है। रचनाकार इसके तिरुवल्लुवर हैं, ये ब्रह्मा के अवतार माने जाते हैं। शैव संतों को लेखन जो है तिरुमुराय को पांचवां वेद कहा जाता है, तो वो तो था लघु वेद कुरल, और शैव संतों का जो लेखन है तिरुमुराय, इसको पांचवां वेद कहा जाता है। इसमें शिव की स्तुतियाँ हैं। यह तमिलनाडु में शैव दर्शन का आधार है। अब देखिए वड़ी कथा मणिमेखिलाई। प्रेम कथा की बात करें तो शिलप्पाधिकारम में है। दर्शन ये तिरुकुरल ये एक दर्शन ग्रंथ है, और तोल्काप्पियम जो है एक व्याकरण ग्रंथ है, तो याद रखिएगा। तो मणिमेखिलाई जो है ये वड़ी कथा है, और शिल्पाधिकारम प्रेम कथा है। नेक्स्ट 47 नंबर प्रश्न है, 47 नंबर प्रश्न है, चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? वेयर वाज द कैपिटल ऑफ चालुक्याज? देखिए वादामी या वातापी, ये चालुक्यों की राजधानी है। वातापी भी कहा जाता था प्राचीन काल में, और ये बीजापुर कर्नाटक में वर्तमान में है। बादामी के चालुक्य वंश का वास्तविक संस्थापक जो है पुलकेशिन प्रथम था। सबसे प्रतापी राजा पुलकेशिन द्वितीय था, और इसने ही हर्ष को नर्मदा नदी पर हराया था। जानकारी का मुख्य स्रोत जो है इसके बारे में रवि कीर्ति द्वारा रचित एहोल प्रशस्ति से मिलती है पुलकेशिन द्वितीय के बारे में। इस वंश के महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद दिया जाता है, याद रखिए। कांचीपुरम पल्लवों से संबंधित, मदुरई पांडे से, कन्नौज हर्ष से। काली मिर्च को यवन प्रिय कहा जाता था, क्योंकि यवन जो थे वो काली मिर्च का बहुत सारा आयात भारत से करते थे। नेक्स्ट 48 नंबर प्रश्न है, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो ये आप बता पाएंगे, मोहम्मद बिन कासिम ही प्रथम आक्रमणकारी था। अरब आक्रमणकारी, मुस्लिम आक्रमणकारी, ये एक अरबी था। 712 में सिंध पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त किया, और इसने दाहिर को हराया जो कि सिंध का उस समय शासक था। फारसी ग्रंथ चचनामा में सिंध विजय की जानकारी मिलती है। कासिम ईरान के शासक का भतीजा व दामाद दोनों था। नेक्स्ट 49 नंबर प्रश्न है, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला विद्वान कौन था? तो गजनवी या गजनी के साथ भारत आने वाला विद्वान कौन था? अल-बरूनी। यह गजनवी के साथ भारत आया था, और इसने तहकीके हिंद की रचना की थी। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान यही था। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, लेकिन उद्देश्य उसका शासन करना नहीं था, बल्कि लूटपाट करके चले जाना था। गजनी का दरबारी इतिहासकार था उत्बी। इसने किताब उल यामिनी या तारीख यामिनी नामक किताब लिखी थी, और ये गजनी या गजनवी का इतिहासकार था। शाहनामा का लेखक फिरदौसी जो है गजनी का प्रसिद्ध कवि था। इसे पूर्व का होमर कहा जाता है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है। फिरदौसी को पूर्व का होमर कहा जाता है। फरिश्ता के ग्रंथ तारीख़ फरिश्ता या गुलशन इब्राहिमी है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको याद रखिए। नेक्स्ट है 50वां प्रश्न है। 50वां प्रश्न, दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया? तो देखिए दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में
इल्तुतमिश ने स्थापित किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं किया था, बल्कि इल्तुतमिश ने स्थापित किया था। इसके पूर्व ऐबक ने लाहौर से शासन किया था और इल्तुतमिश जो था वो ऐबक का जो है दास था, उसको यहाँ उसने जिम्मेदारी दी और चला गया। पहली बार शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाए इल्तुतमिश ने। चांदी का टंका और तांबे का जीतल कहा जाता है। इसे गुलाम का गुलाम कहा जाता था। गोरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे खरीदा था। इसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग था। चंगेज खान ने इसी के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। मध्यकाल की प्रथम शासिका की बात करें तो रजिया बेगम थी। ये इल्तुतमिश की बिटिया थी। नेक्स्ट 51 नंबर प्रश्न है। 51 नंबर प्रश्न है, फारसी त्यौहार नौरोज़ किसने मनाना प्रारंभ किया? तो देखिए, नौरोज़ जो है ये बलवन ने मनाना प्रारंभ किया। ऑप्शन नंबर बी सही है। बलवन जो था वो उसका कार्यकाल जो था वो शासनकाल 1266 से 1286 था, 20 साल का। वास्तविक नाम इसका बहाउद्दीन था। नसीरुद्दीन महमूद ने उगुल खां की उपाधि इसको दी थी। जिल्ले इलाही या ईश्वर का प्रतिबिंब जो है इसकी उपाधि इसने धारण किया था और ये नियमत खुदाई कहा जाता था इसे। शासन का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजा के ईश्वरीय अधिकार थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के समान प्रतिपादित किया। राजा को ईश्वर की तरह समझता था, ऐसा समझने का की बात कही इसने। गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर लेख में स्वयं को खलीफा का सहायक घोषित किया। और रक्त और लौह, ये बहुत प्रश्न आता है, याद रखिए, रक्त और लौह की नीति इसने अपनाई थी। किसने? बलवन ने। नेक्स्ट 52 नंबर प्रश्न है। 52 नंबर प्रश्न है, बाजार नियंत्रण पद्धति को पहली बार किस शासक ने लागू किया? देखिए, बाजार नियंत्रण बहुत बार प्रश्न आया है और ये आप याद होगा आपको अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। यह प्रथम शासक था अलाउद्दीन जिसने सेना को नगद वेतन देना शुरू किया। सेना को नगद वेतन देना शुरू किया। खर्च कम हो इसलिए बाजार या मूल्य नियंत्रण पद्धति लागू किया। इसने सिकंदर सानी यानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की। 1000 दिनारी जो है मलिक काफूर को कहा जाता था। मलिक काफूर एक हिजड़ा था और इसका बहुत ही महत्वपूर्ण जो है सेनापति था खिलजी का, और दक्षिण विजय में इसी का योगदान था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक जो था वो रामचंद्र देव था। सार्वजनिक वितरण प्रणाली और गृह कर का शुभारंभ भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। नेक्स्ट 53 नंबर प्रश्न है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन नंबर ए सही है। गयासुद्दीन तुगलक इसका जो है नाम था गाजी मलिक। तुगलक वंश जो है दिल्ली में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला था। नहरों का निर्माण इन्होंने करवाया। मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो सर्वाधिक विद्वान राजा था। अमीर कोही की स्थापना किया जिसको कृषि विभाग कहा जाता है। राजधानी परिवर्तन किया दिल्ली से दौलताबाद जिसको देवगिरी कहा जाता है। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया मोहम्मद बिन तुगलक। और जब ये मरा था तो बदायूनी ने क्या कहा था? राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिली थी। मोरक्को का निवासी यात्री इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के ही शासनकाल में भारत आया और उसने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिली, ये बदायूनी ने प्रसिद्ध जो है बात कही थी। किसके लिए? मोहम्मद बिन तुगलक के लिए ही। नेक्स्ट 54 नंबर प्रश्न है, बेरोजगारी दूर करने हेतु किस शासक ने रोजगार दफ्तर खुलवाया? तो देखिए, रोजगार दफ्तर खुलवाना ये सब जो इम्पोर्टेंट और जो कल्याणकारी काम थे ये फिरोज तुगलक करता था। सो ऑप्शन नंबर सी सही है। तो फिरोज तुगलक ने जो है दान विभाग की स्थापना की। दीवान खैरात कहा जाता था। खैराती अस्पताल का निर्माण कराया, इसे दारुल शफा कहा जाता था। राज्य के खर्चे पर हज की व्यवस्था करवाया। बहुत दानी प्रवृत्ति का था ये फिरोज तुगलक।
रोजगार दफ्तर की स्थापना करवाया, कल्याणकारी कार्य बहुत करवाया इसने। दासों का शौकीन लेकिन था, और इसके समय संख्या पहुंच गई थी दासों की कितनी, 1,80,000 तक। दीवाने बंदगान इसको कहा जाता था। लोक निर्माण विभाग की स्थापना इसने किया, जिसको आज PWD कहा जाता है। 300 नए नगरों का निर्माण करवाया। जौनपुर, फिरोजाबाद, फिरोजपुर, फतेहाबाद, हिसार, ये सब उसी ने करवाए थे, बनवाए थे। हक के शरबत या सिंचाई कर लगाने वाला पहला शासक था। ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। फलों की गुणवत्ता सुधारने के उपाय किए और 1200 बगीचे लगवाए। अशोक स्तंभ दिल्ली से मंगवाया था। ये महत्वपूर्ण कार्य किए थे किसने, फिरोज तुगलक ने। नेक्स्ट है 55 नंबर प्रश्न। तो चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ जो है राणा कुंभा, ऑप्शन नंबर सी है, इनके द्वारा जो है बनवाया गया था। महमूद खिलजी पर विजय प्राप्त किया था, उसी के संदर्भ में, उसी के उपलक्ष्य में इन्होंने बनवाया था। राणा कुंभा की बात करें तो ये एक विद्वान थे, संगीतज्ञ थे और वीणा वादक थे, अच्छा वीणा बजाते थे। नेक्स्ट है 57 नंबर प्रश्न है। आगरा शहर की स्थापना किसने की? हु फाउंडेड आगरा सिटी? सिकंदर लोदी। बहुत बार प्रश्न आया है और आप इसको बता भी पाएंगे। सिकंदर लोदी। इसने जो सिकंदर लोदी था, इसने गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था, याद रखिएगा, कवि था। और नाप का पैमाना इसने गजे सिकंदरी, बहुत प्रसिद्ध नाप का पैमाना इसने चलवाया था। और अनाज से इसने कर को, टैक्स को समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट है 58 नंबर। खड़ी बोली का जनक किसे कहा जाता था? देखिए, खड़ी बोली पहले नहीं थी, और ये कई बोलियों को और जो लोकल लैंग्वेज थी उनको मिला के इसने, अमीर खुसरो जो था उसने खड़ी बोली का निर्माण किया। तो सबके हिंदी या हिंदुस्तानी शैली का इसे जन्मदाता कहा जाता है। तबला और सितार का आविष्कारक है। जन्म इसका हुआ पटियाली एटा में, वर्तमान कासगंज तहसील में, उत्तर प्रदेश में है। उपनाम तूतीय हिंद या हिंदुस्तान का तोता कहा जाता है, बहुत बारी प्रश्न आया है। अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था और इतिहासकार था, संगीतज्ञ था। सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था, और गुरु शिष्य दोनों ने 7 से अधिक सुल्तानों का शासन देखा था, यानी 7 से अधिक सुल्तानों के साथ रहने का सौभाग्य निजामुद्दीन औलिया को भी और अलाउद्दीन अमीर खुसरो को भी मिला। नेक्स्ट 59। बीजक के रचयिता कौन है? ऑथर ऑफ बीजक जानते हैं, कबीरदास है। साखी, सबद, रमैनी, ये इनकी मुख्य रचनाएं हैं। कबीर पंथियों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है। कबीर के दोहे इसमें हैं। कबीर और धर्मदास के बीच संवाद का संकलन को, इसको अमर मूल कहा जाता है, याद रखिएगा, आता है परीक्षा में। कबीर के अन्य ग्रंथ जो हैं साखी, सबद, रमैनी, इम्पॉर्टेंट है। कालक्रम ये देखें तो शंकराचार्य पहले हुए, देन रामानुजाचार्य, देन कबीर, फिर गुरु नानक, फिर चैतन्य महाप्रभु, फिर मीराबाई। ये कालक्रम कई बार पूछ देता है। इन जो भक्ति काल के कवि थे, जो भक्ति काल के लोग थे, इनका तो ये याद रखिए। 60 नंबर प्रश्न है। 60 नंबर प्रश्न है, कौन सुमेलित नहीं है? नॉट मैच्ड। देखिए, तारीख़ हिंद अलबरनी सही है, तारीख़ दिल्ली खुसरो सही है, तबकाए नासरी मिन्हाज सही है। रेहला, देखिए जियाउद्दीन बर्नी, रेहला इब्न बतूता का है, तो ये गलत है, इब्न बतूता सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। तारीख़ फिरोजशाही जो है जियाउद्दीन बर्नी। ताजुल मासिर, ये हसन निजामी ने लिखा। तारीख़ मुबारक शाही या याहिया बिन अहमद ने, और फतुआ है फिरोज शाह तुगलक का, ये संस्मरण है, उसने लिखा था। नेक्स्ट 61 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इब्न बतूता मोरक्को का था, सही है। नूनिज पुर्तगाल का। मार्को पोलो इटली से, सही है। अब्दुल रज्जाक, ये गलत है, तुर्की से नहीं था। अब्दुल रज्जाक जो है वो ईरान का था, तुर्की का नहीं था, ये था ईरानी। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया। नूनिज विजयनगर में आया। मार्को पोलो वार वर्मन कुलशेखर, ये पांड्य शासक के समय में आया। अब्दुल रज्जाक के देवराय द्वितीय जो विजयनगर का उस समय राजा था, उसके समय में आया। अल बरूनी, ये महमूद गजनवी के साथ आया।
ट्रेवर्नियर शाहजहाँ के समय आया और मनुची जो है दारा शिकोह के समय आया। ये इस तरह से इम्पोर्टेंट है। जो कुछ यात्री हैं वो कब किस शासक के समय आए उसकी इससे संबंधित प्रश्न बहुत आते हैं, तो ये चीज़ें याद रखिए। अब है 62 नंबर का प्रश्न, भारत में चिश्तिया संप्रदाय के प्रथम सूफी संत कौन थे? तो चिश्तिया में सर्वप्रथम नाम आता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, तो पहला ही सही है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। मोहम्मद गोरी की सेना के साथ आए थे ये। अजमेर में इन्होंने निवास किया। बख्तियार काकी इनके प्रमुख शिष्य थे। शेख उल हिंद इनके जो है वो शेख सलीम चिश्ती को कहा जाता था। चिरागे दिल्ली शेख नासरुद्दीन महमूद को कहा जाता था। शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। महमूद इलाही ये शेख निजामुद्दीन औलिया अजमेर जन्म महमूद इलाही जो है शेख निजामुद्दीन औलिया को कहा जाता था, जो है अजमेर में रहते थे और जन्म जो है बदायूं उत्तर प्रदेश में हुआ था। संगीत के विरुद्ध सूफी सिलसिला जो थे ये संगीत के विरुद्ध था, नक्शबंदिया था, ये कट्टरवादी था और ये अकबर की उदार नीतियों का भी इसने विरोध किया था। औरंगजेब इसी का अनुयायी था, इसीलिए वो बहुत कट्टर था। शाह मोहम्मद गौस ये सूफी संत थे और कृष्ण को औलिया इन्होंने माना था। नेक्स्ट 63 क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ? अब ये मध्यकाल चल रहा है, तो पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के, ऑप्शन नंबर ए सही है। तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। बाबर का वास्तविक जो नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद था। बाबर ने इब्राहिम लोदी को 1526 में हरा दिया। ऑटोमन युद्ध पद्धति का प्रयोग इसने किया था। खानवा का युद्ध 1527, देखिए 4 युद्ध लड़े और हर एक साल में, 26 में, 27 में, 28 में और 29 में बाबर ने इन 4 युद्धों को याद रखिए, क्रम भी याद रख लीजिए। तो इब्राहिम लोदी को हराया इसने। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में। खानवा का युद्ध अगले साल 1527 में लड़ा, इसने राणा सांगा को हराया और गाजी की उपाधि धारण की और इसी समय उसने जिहाद की घोषणा की। चंदेरी का युद्ध अगले साल 1528 में बाबर ने राजपूतों को हराया। और घाघर का, जिसे घाघरा का युद्ध कहते हैं, 1529 में बाबर ने बंगाल बिहार की संयुक्त सेना को हराया। ये गोरखपुर में हराया था घाघरा नदी पे, इसीलिए इसका घाघरा या घग्गर का युद्ध कहते हैं। नेक्स्ट, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार आता है। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये सासाराम बिहार में जो है इसका मकबरा स्थित है, याद रखिएगा। और ये स्थापत्य कला का, अफगान खासतौर से स्थापत्य का एक शानदार नमूना है। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, ये शेर शाह सूरी ने कहा था। मारवाड़ के वीर जयता और कुप्पा के शौर्य से प्रभावित होकर उसने कहा था ये बात। दिल्ली के पुराने किले के भीतर किलाए कुहना, ये मस्जिद का इसने निर्माण करवाया। शेर शाह सूरी की अंतिम विजय जो है कालिंजर विजय थी, गोला फटने से ही वहीं उसकी मृत्यु हो गई थी। शुद्ध सोने, चांदी तथा तांबे के सिक्कों का प्रचलन करवाया। किसानों की मदद हेतु पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था की। और जीटी रोड या ग्रैंड ट्रंक रोड या सड़कें आजम या उत्तरापथ, ये सब एक ही रोड का नाम है, जीटी रोड का। बांग्लादेश से लाहौर तक किसने बनवाई? इसी ने बनवाई थी, शेर शाह सूरी। नेक्स्ट 65 नंबर प्रश्न है। 65 नंबर प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति कौन था? तो हल्दी घाटी में वैसे तो मानसिंह तो अकबर के थे। तो इसका पूछा है महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति कौन था? तो हकीम खान थे। ऑप्शन नंबर बी सही है। तो हकीम खान जो है वो सेनापति थे किसके? महाराणा प्रताप के। मानसिंह तो अकबर के सेनापति थे। दीन इलाही या तौहीद इलाही का प्रारंभ अकबर ने किया था 1582 में। प्रधान पुरोहित इसके अबुल फजल थे। आईने अकबरी का जो लेखक था वो दीन इलाही में प्रधान
पुरोहित था। हिंदुओं में केवल बीरबल ने इसे स्वीकार किया था। इबादत खाना 1575 में धार्मिक चर्चा हेतु अकबर ने बनवाया था। शान फतेहपुर जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी 1971 से 1985 तक मुगल साम्राज्य की यह राजधानी रही। 1986 में यूनेस्को धरोहर स्थल शामिल किया गया। तो शान फतेहपुर ये फतेहपुर सीकरी में है। फतेहपुर सीकरी की अन्य इमारतें जो है बुलंद दरवाज़ा, पंचमहल बौद्ध विहार की, ये पंचमहल जो है बौद्ध विहार की तरह है। मरियम महल जिसको स्वर्ण महल भी कहा जाता है, जोधा भाई महल, दीवाने आम, दीवाने खास, बीरबल कोठी, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, तो ये सारे जो है फतेहपुर सीकरी में है। तो जब आप कभी आगरा से आके फतेहपुर सीकरी में जाएंगे तो ये चीज़ें मिल जाएंगी देखने को। नेक्स्ट 66 नंबर प्रश्न है, महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया? हु ट्रांसलेटेड महाभारता इनटू पर्सियन? देखिए ये बदायूनी ने, अब्दुल कादिर बदायूनी ने यह कार्य किया था, महाभारत का फारसी में अनुवाद। महाभारत का फारसी अनुवाद इसको कहा जाता है रज्जनामा। ये प्रश्न बहुत आता है, याद रखिएगा। अकबर द्वारा जो गठित अनुवाद विभाग था उसके अध्यक्ष थे राजकवि फैजी। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा है और यह एक ऐतिहासिक विवरण है। नेक्स्ट है 67 नंबर प्रश्न है, इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? हाँ बाबर का मकबरा जो है काबुल में है, सही है। अकबर का सिकंदरा में सही है। जहांगीर का लाहौर में सही है। शाहजहां का दिल्ली में, अरे भाई शाहजहां का दिल्ली में कहाँ है? आगरा में है। शाहजहां का कहाँ है? आगरा में। आगरा में ही उसने ताजमहल बनवाया, आगरा में ही उसका पूरा था सारे कार्य। तो आगरा में शाहजहां का मकबरा है। हुमायूं का जो है दिल्ली में है, ये याद रखिए। नेक्स्ट है, अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो कई आए जिसमें राल्फ फिंच जो था, ऑप्शन नंबर ए सही है। राल्फ फिंच जो है पहला अंग्रेज था जो अकबर के दरबार में आया। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना अकबर के शासनकाल में हुई। कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने खान और इंग्लिश खान की उपाधि दी। जहांगीर के शासनकाल में ही इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का राजदूत सर थॉमस रो आया। जहांगीर ने उसे अजमेर में मिलने का अवसर दिया। मुगल चित्रकला का चरमोत्कर्ष जहांगीर का शासनकाल माना जाता है। अबुल फजल के हत्यारे को पुरस्कृत करने वाला शासक जो था वो जहांगीर ही था। जो अबुल फजल की हत्या जिसने किया था उसको उसने पुरस्कार दिया था। जहांगीर की आत्मकथा को तुजुके जहांगीरी कहा जाता है। नेक्स्ट 69वां क्वेश्चन है, उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किसके शासनकाल में हुआ? देखिए उपनिषदों का फारसी में अनुवाद शाहजहां के शासनकाल में हुआ। ऑप्शन नंबर सी सही है। शाहजहां के शहजादे द्वारा दारा शिकोह जो था उसने 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद सिर्रे अकबर नामक शीर्षक से किया। दारा शिकोह बड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। दारा की उदारता पर जो है उसे लघु अकबर या शाह बुलंद इकबाल कहा जाता था। शाहजहां द्वारा राजधानी का स्थानांतरण आगरा से शाहजहानाबाद दिल्ली के लिए कर दिया गया था। लाल किले व जामा मस्जिद का निर्माण किया। व्यापारी मीर जुमला ने शाहजहां को सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भेंट किया था। और स्थापत्य कला का स्वर्ण युग शाहजहां के शासनकाल को कहा जाता है। ताजमहल भी इसी के शासनकाल में बनवाया गया था। 70 नंबर प्रश्न है, किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि की? तो यह उन्होंने जय सिंह के साथ की थी। ऑप्शन नंबर सी सही है। औरंगजेब के निर्देश पर पुरंदर की संधि हुई जून 1665 में। औरंगजेब जिंदा पीर या शाही दरवेश कहा जाता था उसे। अंग्रेज़ों से संघर्ष करने वाला पहला शासक जो था वो था और सर्वाधिक हिंदू सेनापति और हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति इसी के औरंगजेब के शासनकाल में हुई। जजिया कर फिर से लगा दिया क्योंकि जिसको अकबर ने समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट 71 नंबर प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? ये तो प्रश्न बहुत बार आया है, आप बता भी पाएंगे। हरिहर और बुक्का ये विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे। कृष्णा की सहायक नदी
तुंगभद्र कृष्णा की सहायक नदी तुंगभद्रा के तट पर 1336 में हरिहर और बुक्का ने जो है इस नगर की स्थापना की। इनके पिता संगम के नाम पर इस वंश का नाम संगम वंश है। विजयनगर के 4 राजवंश थे, संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और अरावीडु वंश, और इनका 300 वर्षों तक शासन रहा। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण विजयनगर से ही संबंधित थे। हम्पी के खंडहर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी के सूचक हैं। ये विश्व विरासत स्थल में भी शामिल हैं और यक्षगान नृत्य की परंपरा का विकास यहीं पर हुआ था। नेक्स्ट है, देखिए इतने महत्वपूर्ण प्रश्न और इन प्रश्नों की महत्वपूर्ण व्याख्याएं आप देख रहे हैं। लाइक कर दीजिएगा और पूरा वीडियो देखिए, मुझे उम्मीद है कि इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको मिलेंगे। 72 नंबर प्रश्न है, कृष्णदेव राय के राज्य में अष्टदिग्गज कौन थे? ये जो अष्टदिग्गज थे ये क्या 8 कवि थे, मंत्री थे, 8 रत्न थे, 8 राजकुमार थे? देखिए 8 कवि थे जो कि तेलुगु भाषा के कवि थे, उससे संबंधित है। 8 तेलुगु कवि थे। कृष्णदेव राय को आंध्र भोज कहा जाता था, याद रखिएगा, और ये तुलु वंश से संबंधित थे। अष्टदिग्गज 8 तेलुगु कवि थे। तेलुगु साहित्य के क्लासिकी युग कहा जाता है इसे। कृष्णदेव राय स्वयं एक उत्कृष्ट रचनाकार था। इसने आमुक्तमाल्यद तेलुगु भाषा के 5 महाकाव्यों में से एक है, उसकी रचना इसने की थी। नागलपुर नामक नगर की स्थापना किया अपनी माँ के नाम पर। विजयनगर के प्रसिद्ध हजारा राम मंदिर का निर्माण करवाया। अलसानी पेड्डाना को आंध्र कविता का पितामह कहा जाता था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, कालीकोटा का युद्ध कब हुआ? कालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ। ऑप्शन नंबर बी सही है। बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा और बिदार की संयुक्त सेना ने विजयनगर का युद्ध जो है हुआ। विजयनगर उसमें पराजित हुआ। राक्षसी एवं तंगड़ी नामक गांवों के बीच ये युद्ध हुआ था, इसे राक्षसी एवं तंगड़ी युद्ध भी कहा जाता है। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? देखिए अब आप आधुनिक भारत में आ गए, तो आधुनिक मॉडर्न हिस्ट्री में आ गए हैं, और इसमें मॉडर्न हिस्ट्री में आपको जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट को छोड़ के बाकी आगे तक क्वेश्चंस मिलेंगे। उसके बाद इंडियन नेशनल मूवमेंट की अलग से क्लास मिलेगी। तो 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? तो ये मेरठ से शुरू हुई थी, आप जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। 10 मई 1857 को मेरठ से प्रारंभ हुआ। तात्कालिक जो कारण था वो पुरानी ब्राउन बेस की जगह नई एनफील्ड राइफल की कारतूस में गाय की सुअर की चर्बी मिले होने की जो अफवाह फैली उसकी वजह से था। ये तात्कालिक कारण था, और लेकिन प्रमुख जो मुख्य कारण था वो ब्रिटिश सरकार की राजनीतिक और सामाजिक नीतियाँ थीं। 3री कैवेलरी रेजिमेंट के सैनिकों ने कारतूस छूने से इनकार कर दिया और खुलेआम बगावत कर दी। मंगल पांडे जो थे, जिन्होंने जो पहले बगावत करता थे, बैरकपुर में उन्होंने बगावत की थी 29 मार्च 1857 को। स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक जो था वो कमल और रोटी था, ये भी याद रखें। नेक्स्ट, 1857 में लखनऊ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? देखिए लखनऊ विद्रोह की जब बात आएगी तो बेगम हजरत महल की बात जरूर आएगी। तो बेगम हजरत महल थी जिन्होंने लखनऊ का नेतृत्व किया। देखिए लखनऊ जो कि जिसको अवध का नेतृत्व कहा जाता था, इसमें विद्रोह का प्रारंभ 30 मई 1857 को हुआ। इस विद्रोह में भाग लेने वाले जो सिपाही थे उनकी सर्वाधिक संख्या थी अवध से ही थी, और लगभग 75,000 सिपाही थे। इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली ने जिसकी जो है नेतृत्व किया, लेकिन इसके जनरल नील था जिसने इसका दमन कर दिया विद्रोह का। बरेली में खान बहादुर शाह सेकंड ने उन्हें वायसराय नियुक्त किया था। तो बरेली में खान बहादुर नेतृत्व कर रहे थे क्रांति का। 40,000 सैनिकों की सेना इन्होंने इकट्ठा की थी। अब देखिए कुछ लोग हैं जो कहाँ से संबंधित हैं, जो है नेतृत्व कर रहे थे इस क्रांति का, तो विद्रोह का, तो उनकी बात करेंगे और ये प्रश्न आते हैं। जैसे कानपुर में नाना साहब, जगदीशपुर में कुंवर सिंह, बहुत इंपॉर्टेंट है कुंवर सिंह,
कानपुर व फतेहपुर में अजीमुल्ला खां। फैजाबाद में ये भी इम्पोर्टेंट है, मौलवी अहमदुल्ला शाह, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अंग्रेज़ों के सबसे कट्टर दुश्मन थे उस समय, और ब्रिटिश सरकार ने 50,000 का इनाम भी इन पर रखा था। अहमदुल्ला शाह में, दिल्ली से बख्त खां। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपको पढ़ना है, परीक्षा में आने योग्य है। नेक्स्ट है 76 नंबर प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? हुआ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ द रेबिलियन ऑफ 1857। तो देखिए लॉर्ड कैनिंग था, और इसीलिए यह इसके बाद विद्रोह के बाद इसी को गवर्नर जनरल से सबसे पहला वायसराय बनाया गया, तो लॉर्ड कैनिंग था। अंतिम भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल था कंपनी द्वारा नियुक्त, और विद्रोह के बाद जो है जब सरकार ने जो है ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथ में कमान ले ली भारत की, तो प्रथम वायसराय यानी ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त इसको किया गया। इस क्रांति के समय कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया। कैनिंग के समय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 और इंडियन हाई कोर्ट एक्ट के तहत बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना हुई, इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है कैनिंग। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो थे पामस्टन थे, 1855 से 58 तक थे। फिर बाद में दूसरा कार्यकाल था 1559 से 1859 से 1865 तक। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम देखने वाला जो कवि था वो था मिर्ज़ा गालिब, इसलिए इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट, वीरांगना लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ है? झांसी मत लगाइएगा, यह है वाराणसी। जन्म इनका वाराणसी में हुआ था, कर्मभूमि, और शादी झांसी में हुई थी। तो प्रारंभिक नाम मणिकर्णिका था, मणिकर्णिका घाट का नाम इनसे जुड़ा है। जन्म 19 नवंबर 1835 को घोलघर वाराणसी में हुआ। मृत्यु और समाधि ग्वालियर में है। झांसी के अंतिम मराठा राजा गंगाधर राव की ये विधवा थी। राजा की बिना संतान की मृत्यु हो गई थी। उत्तराधिकारी के अभाव में 1854 में डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत, जिसने डलहौजी जो था जिसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सिद्धांत बनाया था, जिसके अंतर्गत जिन राजाओं के पुत्र नहीं होते थे तो उनका राज्य अंग्रेज़ों के राज्य में मिला लिया जाता था। तो उस सिद्धांत के अंतर्गत झांसी का भी जो है ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ, और यही प्रमुख कारण था क्रांति का। नेक्स्ट 78 नंबर प्रश्न है, वीरांगना लक्ष्मीबाई के अंतिम युद्ध किसके साथ हुआ? तो आप बता पाएंगे, जनरल ह्यूरोज था जिसके साथ लक्ष्मीबाई का अंतिम युद्ध हुआ था। जून 1857 में रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह का प्रारंभ हुआ। झांसी में पराजय हुई। रानी का ग्वालियर प्रस्थान होता है, और उसके बाद तात्या टोपे के साथ अंग्रेज़ों को कई युद्ध में हराती हैं, ग्वालियर में ही रह के। अंततः 17 जून 1858 को जनरल ह्यूरोज से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होती हैं। रानी की मृत्यु पर ह्यूरोज ने प्रसिद्ध कथन कहा था, इसको याद रखिएगा। जनरल ह्यूरोज ने कहा था कि भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई ही हुई औरत अकेली मर्द है। कितनी बड़ी बात उसने कही थी, और भारत के लिए गर्व की बात थी। तो भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। नेक्स्ट 69 नंबर प्रश्न है, 79 नंबर प्रश्न है, 79 क्वेश्चन है। 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ये देखिए वीडी सावरकर ने कहा था प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। सो ऑप्शन नंबर सी सही है, वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। इसे सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। इनकी पुस्तक थी द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। लॉरेंस, और देखिए इस क्रांति को जो 1857 की, इसको अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम दिए। जैसे वीडी सावरकर ने स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, लॉरेंस और सीले ने सैनिक विद्रोह कहा, आउटरम और टेलर ने हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा, और होल्म्स जो था यह बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध कहा। ये नेक्स्ट अब ये देखिए, ये भी एक कथन है। कथनों पर बड़ा प्रश्न आते हैं। तथाकथित
प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम था, न राष्ट्रीय था और न स्वतंत्रता संग्राम था। यह किसने कहा? देखिए, आरसी मजूमदार था, वो स्वतंत्रता संग्राम इसको मानने के लिए तैयार नहीं है, वो यह कहता है ये बात। उसकी पुस्तक थी द सेपॉय म्यूटिनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857, 1957 में प्रकाशित हुई 100 साल बाद। मजूमदार ने 1857 के संघर्ष को क्रांति नहीं माना। मजूमदार और एसेंसियन ने कहा 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूणावस्था में था। नेक्स्ट, यानी उसमें राष्ट्रवाद भ्रूणावस्था इसलिए कहा कि उसमें बहुत एडल्ट स्थिति में इसलिए नहीं था क्योंकि ये प्लानिंग के तहत नहीं था, इसीलिए पराजय होती थी। नेक्स्ट है 81 नंबर प्रश्न है, इसके बाद 4 प्रश्न और है। 1857 के विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण क्या था? तो हिंदू मुस्लिम एकता में कमी, योजना, देखिए योजना एवं केंद्रीय संगठन की कमी थी। कोई एक सेंट्रल पॉइंट पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो इसको नियोजित कर पाता, प्लानिंग कर पाता, तो इसी की कमी थी। क्रांतिकारी वीर थे लेकिन सुनियोजित कार्यक्रमों, अनुशासन की कमी थी। उद्देश्य में एकता नहीं थी। कुछ लोग, जैसे राजा लोग, अपने राज्य के लिए लड़ रहे थे, अपने अपने राज्य के लिए। क्रांतिकारी लोग अपने लिए लड़ रहे थे। जो और छोटे छोटे क्षत्रप थे वो अपने राज्यों के लिए, अपने पदवी के लिए लड़ रहे थे। अंग्रेज़ों का अच्छा रण कौशल भी था, अधिक सुसज्जित सेनाएँ भी थी। बड़े जमींदारों, साहूकारों, राजाओं ने आंदोलन को कुचलने में अंग्रेज़ों की मदद की, ये भी एक कारण था जो कि भारतीय लोग पराजित हुए। और सबसे बड़ा था शिक्षित मध्य वर्ग जो था, उसको विश्वास था कि अंग्रेज आधुनिकीकरण करेंगे, मॉडर्नाइजेशन करेंगे, इसलिए वे तटस्थ रहे। और जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध, इसी में एक जो कविता आती है, तो बिल्कुल सही है कि वो भी अपराधी माने गए और उनका परिणाम रहा जो शिक्षित मध्य वर्ग था, उनके तटस्थता का परिणाम रहा कि हम लोग उस समय जो है विजय नहीं प्राप्त कर पाए, नहीं आज़ादी पहले मिल जाती। नेक्स्ट 82 नंबर प्रश्न, इसके बाद 3 और है। 82 नंबर प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? तो देखिए ये 1858, आप जानते हैं, ये तिथि याद रखिए, 1 नवंबर 1858 को। 1857 के विद्रोह के दमन के लिए इलाहाबाद के ऐतिहासिक दरबार में कैनिंग ने घोषणा की। कंपनी के शासन का अंत होता है और भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में आ जाता है। भारत का गवर्नर जनरल जो था, जो कि कंपनी का होता था, अब आ गया ब्रिटिश गवर्नमेंट का, और उसका नाम पड़ गया वायसराय, और कैनिंग ही प्रथम वायसराय हुआ। भारत एक भारत सचिव और 15 सदस्यीय इंडियन काउंसिल स्थापित की गई। रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त की गई। राजाओं को गोद लेने की अनुमति मिल गई। धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने की बात की गई, क्योंकि उसी से यह क्रांति शुरू हुई थी। नेक्स्ट 83 नंबर प्रश्न, जिनमें से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है? तो सबसे महत्वपूर्ण योगदान अंग्रेजों का जो है वो रेलवे को माना जाता है। सो ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत में रेलवे का प्रारंभ 16 अप्रैल 1853 से हुआ। प्रथम यात्रा जो है रेलवे की शुरू हुई वो बम्बई से थाने तक 34 किलोमीटर की। तत्कालीन गवर्नर जनरल जो था उस समय वो लॉर्ड डलहौजी, यानी डलहौजी के शासनकाल में 1848 से 1856 तक उसका काल था। उसके शासनकाल में ही रेलवे की स्थापना हुई। और डलहौजी एक लिए जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, किसके लिए? हड़प नीति या सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के लिए जो है प्रसिद्ध था डलहौजी। नेक्स्ट 84 नंबर, इसके बाद अंतिम प्रश्न आएगा। निम्न में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व से संबंधित नहीं थी? देखिए, जमींदारी, महालवाड़ी और रैयतवाड़ी, ये तीनों तो संबंधित थीं, लेकिन दस्तक जो है वो रेवेन्यू से संबंधित नहीं थी। अंग्रेज़ों की 3 प्रकार की प्रणालियाँ थीं। जमींदारी पद्धति, जिसको स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट कहते थे, 1793 में लागू हुई, और कॉर्नवालिस उस समय द्वारा लागू की गई थी, वो गवर्नर जनरल था। रैयतवाड़ी पद्धति 1792 में थॉमस मोनरो द्वारा लागू की गई, और महालवाड़ी पद्धति 1822 में लागू की गई हाल्ट मैकेंजी के द्वारा। नेक्स्ट है, अंतिम प्रश्न है,
हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया? तो देखिए, हंटर कमीशन लेड मोर एम्फेसिस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए, हंटर आयोग जो है वो प्राइमरी एजुकेशन यानी बेसिक एजुकेशन यानी एलिमेंट्री एजुकेशन से संबंधित था, तो प्राथमिक शिक्षा पर इसने बल दिया। हंटर आयोग का गठन 1882 में हुआ। अध्यक्ष डब्ल्यू हंटर थे, उन्हीं के नाम पर इसका नाम है। और उसका उद्देश्य क्या था? 1854 के पश्चात देश में शिक्षा की दिशा में किए गए प्रयासों और उसकी प्रगति की समीक्षा करना। कार्य इसका क्या था? प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की दोनों की समीक्षा करना, लेकिन सर्वाधिक बल इसने किस पर दिया? प्राइमरी एजुकेशन पर दिया। इसलिए इसका उत्तर सही है ए, एलिमेंट्री एजुकेशन। तो दोस्तों, आपने ये देख लिया कि ये 85 प्रश्न हैं, लेकिन आप मान लीजिए 500 प्लस प्रश्नों के बराबर आपने देखा होगा कि कैसी कैसी व्याख्याएं हैं। तो यहाँ आपने इतिहास के 500 प्लस प्रश्न जो आपने एक तरह से किए हैं उनका उत्तर पाया है, तो मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए बड़े ही प्रॉफिटेबल साबित होंगे। इसलिए ध्यान से पूरी क्लास को एक बार, दो बार, तीन बार, जब तक आप संतुष्ट हो जाए ना तब तक देखिए। और ये पहला पार्ट था, और ये इसमें 5 नंबर आपको मिलेंगे। इसके बाद जो 5 नंबर है वो जो कल या परसों जो वीडियो क्लास मिलेगी वो उसमें इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी INM की बात होगी, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात होगी। तो कुल मिला के 10 नंबर का एक क्वेश्चन मिल जाएगा। इसलिए बहुत ही ध्यान से इस पूरी वीडियोस को देखिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए समाधान द सॉल्यूशन को, और ये मान के चलिए पूरी ताकत लगाइए। 15 दिन बचा है, इसमें आप पूरा जोर लगा के पढ़ाई करिए, अपने अलग अलग स्रोतों से पढ़ाई करते रहिए और समाधान को भी देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।